तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाया जाता है। देखो इसमें सबसे पहले मैं एक डायल बना देता हूँ, इससे मार्क बना होता है, 0 मार्क है, 1 2 3 4, ऐसे इधर भी मार्क कर लो 1 2 3 4। तो कुछ में यहाँ से शुरू होता है, कुछ में यहाँ शुरू होता है, वो डिपेंड करता है कैसा गैल्वेनोमीटर है। और यहाँ पे एक पॉइंटर होता है जो इनिशियली 0 मार्क पे है। अभी जो पॉइंटर होता है इससे, अब इसको ना, अब तुम, ये डायल है, ये डायल है, ठीक है। इस डायल में यहाँ पे मार्क बना हुआ है 0 0, फिर 1 2 3 4, ठीक है। 4 एम्पियर तक पड़ेगा मान लो, ये 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये अब ऐसे घूमेगा ऐसा। अब इस चीज, अब ये वाला एंड है ना, ये वाला एंड है, मतलब ये जो एंड है, ये जो एंड है, ये जो एंड, इस पे क्या होता है, अगर इस चीज को तुम नीचे देखोगे, नीचे तो नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है, एक स्प्रिंग ऐसे ऐसे स्प्रिंग लगा होता है। उसी स्प्रिंग से ये उसका ये जो पॉइंटर है, ये वाला एंड वो फंसा होता है। तो जब वो घूमता है ऐसे, जब वो घूमेगा तो इसको भी वैसे ही घुमाएगा। तो ये मतलब ये सपोज करिए मेरा स्प्रिंग है, हाथ स्प्रिंग है, और इसमें फंस गया ऐसे। अब स्प्रिंग मेरा घूम रहा है, स्प्रिंग घूम रहा है ऐसे, भागे, इधर स्प्रिंग घूमेगा उधर भागेगा। तो अब इस चीज का जब व्यू को तुम देखोगे ना, अब मैं इधर से देख रहा हूँ, इधर से ये पॉइंटर है, मैं इधर से देख रहा हूँ, तो मुझे जो व्यू नजर आएगा वो कैसा नजर आता है, देखना। ये पॉइंटर है जो कि इस तरीके से, और यहाँ पे लगा होता है एक स्प्रिंग, जिस स्प्रिंग से ये अटैच होता है, स्प्रिंग से अटैच होता है। अब ये जो स्प्रिंग है, इसमें ये तो स्प्रिंग है तुम्हारा, ऐसे स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को क्या किया जाता है कि एक ऐसा फ्रेम होता है, उस फ्रेम पर अटैच होता है, रेक्टेंगुलर फ्रेम होते हैं सब, बहुत सारे ऐसे। इस तरीके से रेक्टेंगुलर फ्रेम या स्क्वायर फ्रेम, और एक नहीं, ये बहुत सारा होता है एक दूसरे के ऊपर। और इसी में बेसिकली करंट फ्लो करता है रेक्टेंगुलर कॉइल में। और इसको तुम ऐसे अटैच करा दो, ये जो आ रहा है ना, इसको ऐसे बांध दो, इसको ऐसे बांध दो, इस एंड पे। अब ये जब फ्रेम घूमेगा ना, अब ये जो नीचे का फ्रेम, ये नीचे का फ्रेम है, और इस पे ना स्प्रिंग को, जो ऊपर से स्प्रिंग आ रहा था उसको ऐसे बांध दिया। जब ऐसे घूमेगा तो स्प्रिंग उधर जाएगा, तो पॉइंटर भी उधर ही घूमेगा। अब ये जो होता है, ये अटैचमेंट कैसे होता है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, अब नीचे का पार्ट को दोबारा बनाता हूँ और फिर इस फ्रेम को उसमें फंसा दूंगा। देखो कैसे, नीचे एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है ऐसे, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी इस तरीके से होती है। अब ये जो फ्रेम है, इसको ऊपर देखो तो फ्रेम कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से होता है, ऐसा होता है, ऐसा। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, फील्ड लाइंस ऐसे। 1 सेकेंड रुको, इसे हटा दो। ये ऐसे ही मान लो, फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो नीचे परमानेंट मैग्नेट है जिससे फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, और साउथ पोल पे खत्म हो रहा है। खत्म क्या हो रहा है, ये कंप्लीट लूप बनाती है, तो उसमें जा रहा है। अब ये फ्रेम इस तरीके से होता है, ये फ्रेम इस तरीके, ये फ्रेम जो है, ये जो स्क्वायर फ्रेम है, ये रेक्टेंगुलर जो फ्रेम है, ये फ्रेम इस तरीके से होता है ताकि इस जो फ्रेम और मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरी की पूरी जो पास करे, तो ये एंगल हमेशा 90 रहा, चाहे कितना भी घूमे ना। बहुत ज्यादा तो घूमता नहीं है, हल्का से घूमता है, लेकिन ओरिएंटेशन ऐसा होता है या इस तरीके से बनाया गया होता है ताकि इसकी फील्ड लाइन इसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अब देखना थोड़ा सा, अब ये जो है, रुको, ये इस तरीके से आता है, ठीक।
2 मिनट सुनता रहना। प्लेन ऑफ क्वाइल, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, प्लेन ऑफ क्वाइल या वायर्स, रिंग्स या रिंग जो बने हुए हैं, रिंग नहीं वायर्स ही लिखो, वायर्स आर इज ऑलवेज perpendicular to field lines, magnetic field lines, magnetic field lines हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये जो प्लेन होता है इस फील्ड लाइन का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब ये जो तार बांधा कैसे गया होता है तुम देखते रहना। ये तार जो बांधा गया होता है, ये रुको, ये बॉटल, ये है प्लेन, इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, तो फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, ऐसे इसके ऊपर ऐसे निकल रही है। और जो तार लपेटा जाता है, सुनते रहना, वो तार इस पे ऐसे लपेटा जाता है, ऐसे ऐसे लपेटता है। अब ये तार का जो फ्रेम प्लेन है, ये जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। अब अगर ये ऐसे घूमता भी है ना, ऐसे घूमता भी, हल्का सा टिल्ट भी होता है, तभी भी अप्रोक्सीमेट ऐसा डिजाइन होता है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस तरीके से डिजाइन बनाया जाता है, इसका ओरिएंटेशन इसका ऐसे होते हैं ताकि ये और ये हमेशा क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। अब इस तरीके से ऐसे वायर ऐसे। अब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज ए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, मान लो ये वाला एरिया ए के बराबर है, मतलब इस लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ए आ गया। और इस पे जो नंबर ऑफ टर्न लगा हुआ है, जो नंबर ऑफ टर्न लगा हुआ है, मान लो एन टर्न लगा हुआ है, एन टर्न, तो इसके ऊपर जो लपेट लगाई गई है ऐसे, इसके ऊपर जो लपेट लगाई गई है तरीके से, दैट इज टोटल एन टर्न है, टोटल एन टर्न है। अब देखो ये जो इसमें जो तुम दिखाते हो ना, इस तरीके से दिखाते हो, ऐसे वायर जो निकला होता है ना, ऐसे वायर जो निकला होता है, और इसी वायर को तुम कनेक्ट करते हो, जैसे कि मान लो तुम्हें कनेक्ट करना है, और ये वायर इसके ऊपर लपेट आ रहा है, ऐसे ऐसे लपेट होके, ऐसे लपेट होके, ऐसे लपेट होके, फिर इधर से आके ऐसे निकल जाएगा, यही है, ऐसे देखो ऐसे निकल गया। अब अगर मान लो किसी से जोड़ना है, तो बैटरी लगी हुई है इस तरीके से, और तुम्हें इस रजिस्टर में करंट फ्लो करवाना है, इससे जोड़ दो, इस एंड को इससे जोड़ दो, ये रजिस्टर है, अब ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो अगर इसका रेजिस्टेंस, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस बोलूं कि 0 के बराबर है, अप्रोक्सीमेट आइडियल गैल्वेनोमीटर है, तो ये करंट क्या मेजर करेगा, ये जो करंट मेजर करेगा दैट इज ई अपॉन आर। लेकिन जब ये करंट इसमें घूमेगा, इसमें घूमेगा, इसमें घूमेगा करंट, तो फिर ये मैग्नेटिक मोमेंट देगा, मैग्नेटिक मोमेंट देगा, जब ऐसे घूमेगा, सर्कुलर रूप है ना, मैग्नेटिक मोमेंट देगा, मैग्नेटिक मोमेंट। उस मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होगी, अगर इसमें करंट मान लो आई फ्लो कर रहा है, ये वाला करंट आई है, इसमें आई फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की, दैट इज नंबर ऑफ टर्न एन, एक वायर का करंट आई इंटू एरिया एन आई है, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट एन आई है। अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें पास कर रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, इस तरीके से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है। अच्छा ये जो एरिया आ रहा है ना, एरिया आ रहा है, ये वाला लेंथ है, इस लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरा फ्रेम ये ऐसे मान लो बेटर रहेगा, ऐसे इस तरीके से रख लो, ये सिलेंडर जैसा रख लो, या इस स्क्वायर फ्रेम जैसा रख लो, ये वाला ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे लपेट लगाइए ऐसे। तो ये वाला एरिया ए है ध्यान में, ये वाला ये नहीं, ये वाला एरिया ए है, और फील्ड लाइन्स ऐसे गुजर रही है, तो मैग्नेटिक आएगा एन आई ए, अच्छा तो एम का डायरेक्शन है मैग्नेटिक, एम क्रॉस बी 0 हो जाएगा, टॉर्क आ जाएगा 0, टॉर्क को ही 0 नहीं करना है। 1 सेकेंड, ठीक है, एम एन आई है, ये तो सही है। अब टॉर्क हमें लाना है, टॉर्क पता क्या आता है, एम और बी परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, हमेशा एम और बी परपेंडिकुलर होते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। इसमें गलत आ रहा है, अगर ये लूप है इस तरीके से, और बी अगर इधर जाए तो एम इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो एम क्रॉस बी 0 हो जाएगा। तो कैसा होना चाहिए,
अगर लूप ऐसे लगा हुआ है, अगर लूप ऐसे है तो ये जो मैग्नेट होना चाहिए वो ऐसे लगना चाहिए, इस तरीके से लगना चाहिए। सुनते रहना क्या करो, ये लूप इस तरीके से, ये ऐसे लपेट लगा हुआ है, ऐसे लपेट, तो नॉर्थ पोल इधर कर दो, साउथ पोल इधर कर दो, फील्ड लाइन से ऐसे जाएगा ऐसे। जब फील्ड लाइन ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट तो ऐसे है ना, और फील्ड लाइन से ऐसे दे रहा है, तो दोनों एंगल 90 आएगा ना, तो टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी, तो फिर इस पे टॉर्क आएगा। अभी सुनते रहना। तो ये इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल पता है ऐसे, ये फील्ड लाइन में गलत बना दिया इसमें, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे होना चाहिए, इधर होना चाहिए नॉर्थ पोल, इधर होना चाहिए साउथ पोल, नॉर्थ पोल इधर होना चाहिए, साउथ पोल ऐसा होना चाहिए। और फील्ड लाइन्स तब ये ऐसे देना चाहिए, ऐसी फील्ड लाइन्स, ये बड़ा सा कर लो ऐसे, ये बड़ा सा ऐसे करो, फील्ड लाइन्स ऐसे होंगे, इस तरीके से ऐसे होंगे। तो टॉर्क क्या आएगा, एम क्रॉस बी, तो एम कितना है, एन आई ए क्रॉस बी इंटू बी कर लेंगे, क्रॉस आ रहा तो साइन थीटा 90, साइन 90 इज 1। तो ऐसे लपेट लगी हुई है, सूत्र ना लास्ट पर रिपीट कर रहा हूँ, ये ऐसे लपेट लगी हुई है, ऐसे लपेट लगी हुई है, ऐसे नॉर्थ पोल इधर पूरा ये ऐसे, साउथ पोल ऐसे, ताकि फील्ड लाइन्स ऐसे है, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे। टॉर्क आ गया, अभी एक टॉर्क आएगा तो ये फ्रेम घूमेगा ना, ये जो कॉइल है इस पे टॉर्क आ रहा है एम क्रॉस बी से, तो किधर घूमेगा देखना, अगर फील्ड इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, अब मैग्नेटिक मोमेंट मान लो ऐसे इधर, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा था ना ऐसे, रुको फिंगर फंसा दो, मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा, तो करंट ऐसे फ्लो करवा रहा हूँ ऐसे ऐसे, दाहिने फंसा, थंब इधर, अब मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, तो एम क्रॉस बी किधर होता है, एम इधर है, अब बी मेरे तरफ है, सुनो ना, एम फिर रिपीट करते हैं, एम एस, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो दाहिने हाथ के फिंगर को फंसाओ, एम इधर आ गया, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, तो फील्ड आएगा मेरे तरफ, तो एम इधर बी इधर, तो टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी, तो एम की तरफ फिंगर करो, अब बी मेरे तरफ घुमा दो, थंब आ गया ऊपर, जब तुम्हारा फिंगर घूमता है ना, फिंगर घूमता है उधर ही ये फ्रेम रोटेट करता है, टॉर्क उधर ही आता है, तो एम इधर है, अब बी मेरे तरफ है, एम क्रॉस बी। तो अगर ये करंट आएगा, अगर मान लो इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, अगर ये करंट फ्लो किया इसमें, तो इसके ऊपर टॉर्क आएगा, करंट नहीं फ्लो किया तो टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि आई जीरो हो गया तो टॉर्क जीरो। इसका मतलब अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तभी जाके इस फ्रेम पे टॉर्क आएगा, और टॉर्क फिंगर इधर घूम रहा उधर आएगा, जब ये ऐसे घूमेगा, ऊपर तो स्प्रिंग है ना, ऐसे स्प्रिंग है, तो जब ये इधर घूमेगा तो स्प्रिंग भी उधर घूमेगा, जब स्प्रिंग घूमेगा तो ऊपर का जो पॉइंटर होगा शिफ्ट हो जाएगा, तो जब इसे टॉर्क आएगा, ठीक है, तो ये जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर रोटेट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, और ये चीज हम पाते हैं कि ये जितना एंगल घूमता है, इसका रोटेशन जो है, इसका रोटेशन, ये जितना घूमेगा उतना ही जितना स्प्रिंग घूमेगा। अच्छा, एक और चीज, इक्विलिब्रियम पे स्प्रिंग क्या होता है, जब तुम स्प्रिंग को ऐसे घुमाते हो ना, तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करता है, उल्टा टॉर्क देता है, उल्टा टॉर्क कैसे देता है, ऐसे उल्टा टॉर्क देता है, रिस्टोरिंग टॉर्क उल्टा, वो टॉर्क और ये टॉर्क इक्विलिब्रियम पे बैलेंस हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क आ रहा है, वो इसको बोलते हैं टॉर्सनल स्प्रिंग, टॉर्सनल स्प्रिंग। जब वो ऐसे घुमाओगे तो स्प्रिंग उल्टा घुमाएगी, और जो उल्टा घुमाएगी वो जहां इसको बैलेंस करेगा, वहीं पे ये पॉइंटर स्टॉप हो जाता है। तो इसमें ना कुछ, और एक और बात है, मीन पोजीशन पे कैलोरी ज्यादा होती है, लेकिन इसमें डैम्पर लगे होते हैं, डैम्पर। वो डैम्पर क्या करता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको खत्म करके इक्विलिब्रियम पे रोक देता है। अगर वो डैम्पर नहीं लगा होता, जो एनर्जी लॉस करता, तो एसएचएम में क्या होता है कि स्प्रिंग से एक ब्लॉक को खींच के छोड़ दो तो ऑसिलेट करता, रुकता नहीं है, लेकिन उसमें डैम्पर लगा दो, डैम्पर, तो ऑसिलेट करते करते तुरंत रुक जाएगा, मीन पोजीशन पर रुक जाएगा। तो इसमें डैम्पर ऐसा होता है कि जैसे ही टॉर्क आता है, तो जैसे ही इक्विलिब्रियम पे जाता है तो वहीं पे जाता है तो स्टॉप हो जाता है। तो मैं बोलूंगा, अब जो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, दैट इज सी थीटा, ये रिस्टोरिंग टॉर्क टॉर्सनल पेंडुलम का होता है, सी थीटा एक फॉर्मूला होता है, जहां सी होता है टॉर्सनल कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम पे ये जो होता है सी थीटा, और ये जो होता है टॉर्क इक्वल हो जाता है NIAB। अब तुम देख सकते हो कि जो करंट आई है, या ये जो डिफ्लेक्शन एंगल थीटा है, थीटा वो प्रोपोर्शनल हो गया, तो यहां से तुम लिख सकते हो क्या, थीटा अपान आई, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर,
सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू थीटा अपन आई एन ए बी डिवाइड बाई सी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, तुम्हें इसे याद करना होगा। पूछता है कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि कम करंट फ्लो करवाओ और ये ज्यादा घूम जाए। अगर इसमें मान लो कम करंट फ्लो करा रहा है और ये ज्यादा घूम रहा है तो ज्यादा सेंसिटिव है, वो ज्यादा सेंसिटिव है। देखो थीटा अपन आई, अगर आई को सेम रखो और थीटा की वैल्यू ज्यादा आ जाए, भाई दो गैल्वेनोमीटर यूज करो, इसमें आई सेम करो इसमें आई सेम करो, लेकिन ये ज्यादा घूम गया है तो बहुत सेंसिटिव है। तो जो ज्यादा घूमेगा वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये सेंसिटिविटी ज्यादा कब आएगी, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो थीटा ज्यादा आएगी, अगर आई हर जगह सेम है तब। तो ये ज्यादा कब आएगी, जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे, जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे और स्प्रिंग का टॉर्सन कांस्टेंट कम करोगे। तो कहा जाता है कि सेंसिटिविटी डिपेंड किस पे करती है, तो सिर्फ एन पे करती है, ए पे करती है, बी पे करती है, सी पे करती है, आई पे नहीं करती है ना। थीटा अपन आई की वैल्यू कांस्टेंट आ गया ना, वो इस पे डिपेंड करेगी इस पे। तो एन नंबर ऑफ टर्न, जितना ज्यादा टर्न लगाओगे उतना ही वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा तुम रखोगे उतना ही, ये वाला एरिया जितना ज्यादा रखोगे उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। मैग्नेटिक फील्ड, ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का स्ट्रेंथ जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। स्प्रिंग का टॉर्सन कांस्टेंट जितना कम रखोगे उतना ही ज्यादा दूर चला जाएगा ना, तो ज्यादा सेंसिटिव है। इसे कॉपी कर लो और इस स्टेटमेंट को नोट कर लो। पहली स्टेटमेंट नोट करो, बाद में कॉपी करना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, sensitivity of galvanometer only depends on number of turn, only depends on number of turn, क्रॉस स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि 1 मिनट बचा हुआ। नंबर ऑफ टर्न, क्रॉस सेक्शन एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्सन कांस्टेंट्स N, A, B and C. It does not depends on current flowing in galvanometer. It does not depends on current flowing in galvanometer. अब कॉपी करना, इस पॉइंट को नोट कर लेना, इस पॉइंट को भी। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर का अरेंजमेंट है और इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना। ये गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव तब होगा जब तुम इक्वल करंट फ्लो करवाओ और डिफ्लेक्शन उस गैल्वेनोमीटर का ज्यादा होगा तो ज्यादा सेंसिटिव।